दिल्ली के चुनाव पर चर्चा करने के लिए दिल्ली की सड़कों से बेहतर क्या जगह हो सकती है, खास करके तब जबकि हम दिल्ली की विकास की बात कर रहे हैं, दिल्ली की एक नई सरकार की बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी से। मनीष जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आपका। बहुत शुक्रिया। दिल्ली की सड़कें, ट्रैफिक जैम और सारा उसके बीच में हम सब, क्या है ये दिल्ली की तस्वीर? दिल्ली में ट्रैफिक जाम तो एक समस्या है, वो बहुत सारे शहरों की रहती है जी। आज तो वैसे भी 26 जनवरी का माहौल और वो सब है, तो इसलिए ज़्यादा रहता है इस इलाके में। पर दिल्ली की तस्वीर बहुत अच्छी हुई है पिछले 5 साल में। डेवलपमेंट का मतलब जो पहले समझा जाता था कि कुछ सड़कें बन गई और कुछ फ्लाईओवर बन गए, उसको उस डेवलपमेंट की उस डेफिनेशन को बहुत वाइड किया है। और डेवलपमेंट मतलब स्कूल, डेवलपमेंट मतलब अस्पताल, डेवलपमेंट मतलब पीने का पानी, डेवलपमेंट मतलब आपके घर में 24 घंटे बिजली, सस्ती अफोर्डेबल, डेवलपमेंट मतलब महिलाओं की सुरक्षा, इस तक लेकर आए हैं। लेकिन अगर आपके विरोधियों की बात देखें, वो कहते हैं कि आपने स्कूल बनाने का जो वायदा किया था 500, आपने पूरे नहीं किया, आपने 20 भी नहीं बनाए। आपने कहा था कि आप 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, कुछ हज़ार कैमरे भी शायद ना लगे होंगे, ऐसा उनका दावा है। मतलब आपने जो कहा, वो कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा करते हैं। मैं चुनौती देके कहता हूँ, 5 साल पहले हमने जो कहा था, उसमें से एक भी प्रॉमिस के लिए हमने ये नहीं कहा कि ये जुमला था। बिल्कुल हमने एक भी प्रॉमिस के लिए नहीं कहा। बच्चे स्कूलों में एक क्लासरूम में 150 बच्चे बैठते थे, 174 बच्चे तक एक स्कूल में मैंने एनरोल देखे थे। उस एनरोलमेंट की संख्या अब 60 से 80 के बीच आ गई है। मुझे 40 लानी है, वो 35 तक लानी है जो स्टैंडर्ड है, पर इतनी आ चुकी है। तो वो खूब सारे कमरे बना दी, जगह तो थी नहीं। तो हमने कहा जितनी स्कूल बिल्डिंग बनेगी, जगह ढूंढेंगे, डीडीए से जगह लेंगे, 4-5 साल निकल जाएंगे, इतने में नई स्कूल बिल्डिंग्स, नए अपार्टमेंट इसी में बना दो कमरों के। और वो बन गए। आज 20,000 कमरों में बच्चे बैठ रहे हैं। ये 15 लाख पता नहीं कहाँ से फिगर ले आए, वो उनको अपने 15 लाख याद होंगे होम मिनिस्टर साहब को। लेकिन मैंने तब भी कहा था, उन्होंने ये कहा था मैं दूरबीन लेके सीसीटीवी कैमरा ढूंढ रहा था सड़कों पे, मुझे तो दिखाई नहीं दिए। तो मैंने उनको कहा था, गृहमंत्री जी, वो दूरबीन हटा ली होती तो आपको जिस रास्ते से आप निकले थे उसी रास्ते में आपको सीसीटीवी दिख जाते। क्यों? सीसीटीवी ने बिना दूरबीन लिए अमित शाह जी को कैप्चर कर लिया। अमित शाह जी दूरबीन लगा के पता नहीं आकाश में सीसीटीवी ढूंढते रह गए। शिक्षा की बात आपने की, तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आपने एक अलग तरह की पद्धति शुरू की, देशभक्ति का एक अलग राग। उसे लेकर कई लोगों ने कहा कि दरअसल आप अपने विरोधियों का तथाकथित तौर पर एजेंडा हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ज़रूरत है। देखिए, जब स्कूल अच्छे होने लगे, रिजल्ट अच्छे आ गए, प्राइवेट स्कूल से बढ़िया रिजल्ट आ गए, तो मैं और मुख्यमंत्री जी एक बार बैठे थे, तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे एक बात कही कि यार देखो, स्कूल अच्छे हो गए, बिल्डिंग अच्छी दिखने लगी और डिग्निटी आ गई है, रिजल्ट भी अच्छा आने लगा, हमारे बच्चे अब IITs उन सब में भी जाने लगे गवर्नमेंट से सीधे। पर वो एक अच्छा नागरिक बनाने की बात जो हम सोचते थे, उस पर काम करना चाहिए हमें। तो मैंने फिर उसको 3 हिस्सों में बांटा। एक हमने बनाया हैप्पीनेस करिकुलम, और एक एक करके हम लॉन्च कर रहे हैं उसको। हैप्पीनेस करिकुलम मतलब आदमी टेंशन में ना जिए। पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत टेंशन में जीता है, टेंशन फैलाता है, टेंशन में जीता है। तो आदमी टेंशन ना फैलाए, टेंशन में ना जिए, खुश। और भारत की वो ताकत रही है मेडिटेशन, मन को समझना, मन स्थिति को समझ के काम करना। तो वो मन स्थिति को समझने वाले काम जो है हमने का पाठ्यक्रम हमने पूरा हैप्पीनेस में लेके आए, और बहुत वैज्ञानिक तरीके से लेके आए। दूसरा हम लेके आए कि यार हर आदमी नौकरी ढूंढता रहता है पढ़ के, माइंडफुल ये एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम, कि अगर वो नौकरी भी करे तो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के साथ करे, और अपना काम भी करे तो उसकी स्किल्स होने चाहिए, माइंडसेट बनना चाहिए। तो हम उस पर माइंडसेट पे काम कर रहे हैं। तीसरा आता है फिर ये देशभक्ति का, जो सिटीजनशिप जिसकी हम बात कर रहे हैं। हर आदमी तिरंगे के नीचे खड़े होकर 26 जनवरी को भारत माता की जय का नारा बोलता है, इंकलाब जिंदाबाद बोलता है। भारत पाकिस्तान के मैच में खुश होता है, जब भारत जीत रहा होता है तालियां बजाता है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में टेंशन की खबरें आती हैं तो इंडियन पक्ष को लेकर दुआएं करता है। ये हमारी देशभक्ति का ही नतीजा है। लेकिन वही आदमी इंडिया गेट पे, अभी हम इंडिया गेट पे हैं, 20-25 लाख की गाड़ी में बैठ के यहाँ से आइसक्रीम खरीदता है 50 रुपये की, और खरीद के छिलका उसका नीचे फेंक देता है, उसका रैपर नीचे फेंक देता है। वो मैं वहाँ मैं देशभक्ति पे सवाल खड़े कर रहा हूँ कि अगर आप भारत माता कहते हो इसको, और इस पे ऐसे ही रास्ते चलते आप इस पे कूड़ा फैलाते हो। अभी रेड लाइट पे कोई रुकता नहीं है, मतलब बहुत जगह वो देखते हैं पुलिस वाला तो नहीं खड़ा, पुलिस वाला नहीं खड़ा, निकाल लो। अरे आपको देश से प्यार है तो देश के सिस्टम से भी प्यार करो ना। अब आप चूंकि देशभक्ति की बात कर चुके तो हम CAA की जरा चर्चा कर लें। CAA का पूरा विवाद किस नजरिए से आप उसे देख रहे हैं और उसका मतलब क्या है आपके लिए?
मैं देख रहा हूँ कि जब इस देश में आर्थिक मंदी फैल रही है जी, और इस देश का नौजवान पूछ रहा है नौकरियां कहाँ गई, अर्थव्यवस्था कहाँ गई, डॉलर के मुकाबले रुपया इतना लुढ़कता जा रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिन चीज़ों पे आपने 2010 से 2013 तक खूब ट्वीट किए, खूब शोर मचाए, खूब प्रदर्शन किए, उन सब मुद्दों पर अब लोग सवाल मांग रहे हैं। बोले आपने 5 साल सरकार चला ली, आप हमें बताइए। तो ये कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, आपसे मुद्दे पे, रोजगार पे बाद में बात करेंगे, पहले सीए पे बात कर लेते हैं। तो जब जब चुनाव आते हैं ये किसी एंग्जाइटी भरा मुद्दे को लेके आते हैं, और ये मैं मानता हूँ कि ये उनकी एक बड़ी कोशिश है कि दिल्ली का वोटर हिंदू मुसलमान और इन सब में सोचने लगे। लेकिन आज दिल्ली का वोटर तैयार हो गया कि नहीं जी, हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन हम सीए पे बात करते करते हम शिक्षा पे भी बात करेंगे, वोट हम शिक्षा पे करेंगे, वोट हम काम पे करेंगे। तो ये हमारी सक्सेस है। ये बताइए कि जेएनयू में जो हिंसा हुई उसके बाद आमतौर पर आपसे कम से कम ये उम्मीद थी आपकी पार्टी के नेताओं से कि आप लोग वहाँ ज़रूर जाएंगे, छात्रों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। पिछली बार तो कम से कम ऐसा ही हुआ था 2016 में। इस बार आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखाई, क्या वजह है? नहीं, इसको पोलराइज करने से हमने बचाया है। चुनाव के समय पे जानबूझ के कराई गई, फैलाई गई वॉयलेंस में अगर आप इसकी पॉलिटिक्स को समझें, जी, क्यों हो रहा है ये सब, मैं बार बार ये कह रहा हूँ ना, हिंसा कहीं भी गलत है, कोई भी फैला रहा हो, जेएनयू में हुई हो, एक छात्रों ने दूसरे छात्र पे की हो, बाहर के लोगों ने छात्रों को मारा हो, या जामिया में पुलिस ने छात्रों को मारा हो, कहीं भी, यहाँ सड़क पे भी हो जाए, हिंसा कहीं भी गलत है। जेएनयू में जो मुद्दे हैं वो हैं, जामिया में जो लोग मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे हैं, पर चुनाव सारा दिल्ली का उस पर फोकस कराने की कोशिश की जा रही है, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। अब अगर इसी पर मैं एक सवाल और आपसे समझूं, जिस तरह से आपने कहा कि कई चुनाव में इस तरह की कोशिशें की गई हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्या सफलता मिलती दिखी? आप महाराष्ट्र का नहीं एग्जाम्पल मिलती, देखिए, नहीं मिलती, नहीं मिलती। मध्य प्रदेश देखिए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों करना पसंद करेगी? क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, दिखाने के लिए कुछ है नहीं। जैसे 2015 में भी दिल्ली चुनाव से पहले उन्होंने यही किया। आइए ज़रा फिर आपकी दिल्ली की सरकार की बात करें। जो तमाम आरोप आपके सरकार पर लगाए जा रहे हैं विरोधियों के द्वारा कि आपने जहां तक पानी की बात की वहां पर आपने माफिया को बढ़ावा दिया, आपने कहा कि आप लोगों के घर तक पानी पहुंचाएंगे नलों में, वो आप नहीं पहुंचा पाए, आप बिजली जो मुफ्त दे रहे हैं लोगों को, आप मुफ्तखोरी की आदत डलवा रहे हैं। जब हम आए थे तो 58% घरों तक पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंचता था, आज 93% घरों तक पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंचता है। तो टैंकर माफिया तो हमने ख़त्म किया है। ये जो 40% 42% दिल्ली थी टैंकर माफिया पर निर्भर थी, और इन नेताओं के टैंकर चलते थे जो आज चिल्ला रहे हैं ना, इन्हीं के नेताओं के रिश्तेदारों के टैंकर चलते थे। आज वो छटपटाए हुए जी हमारा टैंकर माफिया बंद हो गया, धंधा बंद हो गया टैंकर का, क्योंकि हमने पाइपलाइन बिछवा दी लोगों के घरों तक। ये फ्री बीज चिल्लाते हैं। आज दुनिया के सक्सेसफुल देशों के, डेवलप्ड देशों के मॉडल उठा के देखिए, वहाँ के लोग अपने महिलाओं के लिए, वहाँ की सरकारें अपने बच्चों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए इतना करते हैं, अपने युवाओं के लिए इतना करते हैं, बेरोजगारी भत्ते से लेके, पेंशन से लेके, कंफर्टेबल स्टे तक। उनसे कुछ सीखो तो सही यार। बस सिर्फ मॉल बनाना सीखे हो आप उनसे सिर्फ मोबाइल चलाना सीखे हो, आप उनसे गवर्नेंस भी सीख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई कॉपी पेस्ट मार लें, पर दुनिया के जितने भी डेवलप्ड देश हैं उसमें उनके डेवलपमेंट के 2 ही कारण हैं। पहला कारण है उन्होंने हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दी है, और दूसरा कारण है कि उन्होंने हर सिटीजन को अपना समझा है, उसकी हर ज़रूरत को अपनी ज़रूरत समझा है। तो ये आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो 2014 से देश में है वो सभी भारतीय नागरिकों को समान भारत नागरिक नहीं मानती? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, वो जो मैं फ्री बीज वाले पे कह रहा हूँ, अपना मतलब अपने का मतलब मैं उस सेंस में नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूँ सबको ही नहीं मानती, किसी को भी नहीं मानती। सबको समान नहीं हो, किसी को भी अपना नहीं मानती, है ना। तो मनीष जी, आपके मैनिफेस्टो में और उसके साथ साथ गारंटी कार्ड में जो तमाम चीज़ें आप वायदे कर रहे हैं, विपक्षी दल कहते हैं कि नहीं भाई, आपने तो ये पहले ही वायदे कर दिए थे, इनको आप दोबारा रखकर एक गारंटी कार्ड देना चाहते हैं। गारंटी कार्ड तब जबकि पार्टी का कोई गारंटी है ही नहीं। पार्टी की जीतने की भी गारंटी है और इन कामों के पूरा होने की भी गारंटी है। आज अगर हम ये कह रहे हैं जी। कि दिल्ली के हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देंगे और ये हमारी गारंटी है, तो इनमें इनको क्या प्रॉब्लम है? आपके पास भी कई सरकारें, आप भी दे दो जहां आप गारंटी दे सकते हो। आप दंगों की गारंटी दे, सामने रख रहे हैं, कितनी गारंटी देंगे आप? नहीं, हम सरकारें होती इसलिए हैं, सरकारें इसीलिए होती हैं कि भाई हम गारंटी से कहें, और आज हम भरोसे के साथ कह रहे हैं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप पानी सब जगह पहुंचा देंगे, पीने के पानी को लेकर भी बड़ा विवाद रहा, और उसे ये भी कहा गया कि जिस तरह का पानी आप यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ तक कि रामविलास पासवान जी ने भी कह दिया कि वो पानी पीने योग्य ही नहीं है, और तरह तरह की बातें उस पर भी निकल कर सामने आई। तो ये पानी पर इतना बखेड़ा क्यों है? पानी पे बखेड़ा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर
किसी दिल्ली की किसी एक भी गली में पानी की क्वालिटी में कमी है तो मैं चाहूँगा कि उस पर हमसे सवाल पूछे जाएं और हमें अकाउंटेबल ठहराया जाए और हम जिम्मेदारी लेंगे कि हम उसको ठीक करवाएंगे। तो हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहेंगे। एक और गारंटी की बात जो मैं खुद अपने हिसाब से पूछना चाहता हूँ, प्रदूषण और यमुना साफ, क्या वास्तविकता में ये संभव है कि आपके हाथ में कुछ है कि आप इसे कर पाएं? यमुना को कर सकते हैं, यमुना हमारे हाथ में है, मतलब इसमें डीडीए और भारत सरकार के साथ जो भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी हम कर रहे हैं। अभी भी हमने बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन से की हैं। प्रदूषण में हम दिल्ली के प्रदूषण के बारे में हम गारंटी ले सकते हैं। ऐसे तो दो लोग कहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे हम ये गारंटी ले सकते हैं कि सब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी अब, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड से लोगों को नुकसान नहीं होगा, ये गारंटी हमको लेनी चाहिए। उसको ट्रीट कर लिया जाएगा, ये गारंटी हमको लेनी चाहिए। दिल्ली के सोर्सेज के बारे में हम गारंटी ले सकते हैं। पराली और इन सब की गारंटी तो बहुत मुश्किल है लेना, पर हम उम्मीद करेंगे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है, तो उसको भी ठीक किया जाएगा। क्या आप वाकई में एक प्रदूषण रहित दिल्ली का वायदा कर सकते हैं? क्या ये आपके गारंटी कार्ड का हिस्सा वास्तविकता में होना चाहिए? दिल्ली के सोर्सेज को लेके तो होना भी चाहिए। दिल्ली में पॉल्यूशन, हम शहर की सरकार है, शहर की सरकार की जिम्मेदारी है कि कहीं से भी दिल्ली में पॉल्यूशन के सोर्सेज पैदा हो रहे हैं तो उनको रेगुलेट करें, कंट्रोल करें, और वो हम लेंगे अपने कंधों पे। ये जिम्मेदारी हम अपने कंधों पे ले रहे हैं। तो फिर ये आप कंधे पे क्यों नहीं लेना चाहते कि जिस तरह से एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल, आप, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की कई खामियों को सामने रखने की कोशिश करती थी। 1.5 साल से आप बिल्कुल एकदम चुप शांत बैठे हुए हैं। 3.5 साल तक हम कोर्ट में केस लड़ रहे थे और इस बात के लिए लड़ रहे थे कि दिल्ली के बारे में फैसले दिल्ली की चुनी हुई सरकार लेगी। ये कहते थे, हाई कोर्ट ने भी कह दिया था भाई केंद्र सरकार लेगी जी। तो फाइलें हमारी एलजी साहब के पास जाती थी, एलजी साहब उसमें उल्टा सीधा लिख के भेज देते थे, फिर हमारे खूब झगड़े होते थे। 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कह दिया भाई दिल्ली में चुने हुए फैसले, दिल्ली में फैसले चुनी हुई सरकार लेगी, अरविंद केजरीवाल जी मतलब मुख्यमंत्री लेंगे, मंत्री लेंगे। तो आज हमारे पास पावर है, जब हमारे पास पावर है और हम फैसले ले रहे हैं तो हम ये सारे काम कर दे रहे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जब हमें दिक्कत होती थी हम लड़ते थे, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक रोकी हम लड़े, इन्होंने हमारे सीसीटीवी रोके हम लड़े, इन्होंने हमारा डोर स्टेप डिलीवरी, उसमें पता है आपने, इन्होंने लिख के दिया हमको, हमने कहा हम डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करेंगे कि जनता फ़ोन कर दे, अफसर का आदमी घर आएगा और वो काम करके जाएगा आपको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पिज़्ज़ा डिलीवर हो जाता है तो सरकार की सेवाएँ डिलीवर होंगी। तो इन्होंने उसमें लिख के दिया, सेंटर ने, एलजी साहब ने, कि इट्स ए बैड आइडिया। अगर इस तरह से सरकार के एग्जीक्यूटिव लोगों के घर जाएंगे तो सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा, जाम लग जाएगा, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा शहर में। मुझे लगा यार इससे बड़ा जोक तो क्या हो सकता है। अब बताओ इस बात पे लड़ना बनता था कि नहीं बनता, तो हम लड़े और खूब लड़े। एक और बड़ा आरोप जो आपकी सरकार पर बार बार लगता रहा कि आप बतौर पार्टी कुछ भी आगे आके बोल देते हैं, उसके बाद जब आपको लगता है कि अच्छा बैकफुट पे आ जाना चाहिए तो आप माफ़ी मांग लेते हैं, और खास करके अरविंद जी के बारे में कहा गया माफ़ी चीफ मिनिस्टर। यह आरोप कितना सही है? हालांकि सवाल अरविंद जी से पूछना चाहिए, लेकिन मैं भी जवाब दे सकता हूँ। हमारा काम है जनता के लिए सड़कों पे लड़ना। राजनीति सड़कों पे होती है, राजनीति कचहरी में नहीं होती। हमने उन पे कोई सवाल उठाए, उन्होंने हमारे उसके जवाब देने की जगह कोर्ट में मुकदमा कर दिया, बोले जी प्रूव करो। अब फिर कोर्ट में चलता रहेगा, मुकदमा कोर्ट में चलता रहेगा। मैंने कहा भाई माफ़ी कर दो, हम सड़क पर लड़ेंगे आपसे, और हम सड़क पे लड़ रहे हैं। तो ये आपकी रणनीति का हिस्सा है कि भाई हम चाहे जो है बोलेंगे, हाँ जो चीज़ हमारे तो माफ़ी मांग लेंगे। अगर हमें लगेगा कि हमें माफ़ी मांगने की जरूरत है, हम मांग लेंगे। इसमें ये हमारी राजनीति का हिस्सा है, हमारी रणनीति का हिस्सा है। ये नया गुरिल्ला वॉरफेयर है जो आपका है? नहीं, गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं है। हमको जो लगता है हम बोलते हैं उस पर। ये जनता की नहीं थी, हमें ईगो की लड़ाई नहीं लड़नी जी। हमने किसी के ऊपर कुछ कहा, उसने कहा भाई मुझे बुरा लगा, एक काम करना आप मुझ पे इतने रुपए 2 करोड़ के, हमने उससे माफ़ी मांग ली और ठीक है जी अब आ जाओ सड़क पे, फिर से राजनीति करते हैं। अब वो राजनीतिक मुद्दे से भटकने के लिए हमको कोर्ट में खींचते हैं, हम कहते हैं जनता के बीच में आ जाओ। एमसीडी को लेकर बीजेपी ने हमेशा ये कहा कि आपने उनके पास फंड्स दिए ही नहीं, आप हमेशा फंड्स रोकते रहे। आप चाहते थे कि दिल्ली गंदी दिखे ताकि आप अपना महत्व सामने रख सकें। 2015 से 2019 तक जितना फंड हमने एमसीडी को दिया जी, उतना पहले कभी नहीं मिलता था। उनके लोन्स, उनके एडवांसेस भी हमने वसूले नहीं, उनसे काटे नहीं। आइए तो जरा दिल्ली का नज़ारा भी आपके साथ जरा देखते वॉक करते हैं। आइए बिल्कुल बाहर निकलते हैं। आपकी दिल्ली आप
आपके सामने मैं रख रहा हूँ, हालांकि एनडीएमसी का आई लव माई दिल्ली। हाँ, यू लव योर दिल्ली। बट एक बात बताइए, आपकी पार्टी के बारे में हमेशा ये कहा गया, और ख़ास करके आपके मुख्यमंत्री के बारे में, आप एनार्किस्ट लोग हैं। आप लोगों में विद्रोह की भावना को भड़का देते हैं, और ये विद्रोह जो है वो लोगों को सड़कों तक ले आता है। लोकतंत्र में लोगों को विद्रोही होना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि हर आदमी उसके अंदर एक विद्रोही बैठा रहे। वो सरकार से, जैसे मैंने कहा, किसी गली में भी पानी खराब आए तो जनता को विद्रोह करके सरकार से सवाल पूछना चाहिए, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार हो या किसी और की सरकार हो। लोकतंत्र में जनता के अंदर का 1% विद्रोही हमेशा बना रहना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। एनार्की या एनार्किस्ट, ये शब्द आपको परेशान नहीं एनार्किस्ट इनकी अपनी डेफिनेशन है। हमको लगता है जनता के मुद्दे पे हम लड़ेंगे, और हम लड़ते हैं। हम डरते नहीं है लड़ने से, और हम तो यहीं से जंतर मंतर से निकले हुए लोग हैं यार। अच्छा, ये जंतर मंतर से उठा के जनता ने हमको विधानसभा में बिठाया है। हमको जरूरत पड़ती है हम यहाँ बैठ जाएंगे, हमको जरूरत पड़ेगी वहाँ बैठेंगे, हम डरते नहीं हैं। आज जब इस तरह से हम सड़क पर निकल रहे हैं, लोगों के बीच में आप मौजूद हैं, वो दिन याद आते हैं 2010 वाले, जब सड़कों पर आप रहते थे? मैं अभी भी इनके बीच रहता हूँ, आता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ लोगों से। तो हम पूरी दिल्ली ऐसी है ही, और हमको ये जो है ना, ये सरकारी कोठियाँ, सरकारी दफ्तर, ये काम करने की जगह हैं, सर पे चढ़ने की नहीं है। हमको हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे सर पे ना चढ़े। एक आखिरी सवाल जो मेरा व्यक्तिगत सवाल है, आप हमारे बीच से निकले हुए हैं, पत्रकारों के बीच से निकले आप हैं, और आपसे जब भी बात करता हूं तो ये मेरे मन में हमेशा होता है कि आपके कहूं कि कम से कम आपने वो जोखिम उठाया है जो हम चाहकर भी शायद नहीं उठा पा रहे हैं। मैं पत्रकारिता में था तो बहुत सारी चीज़ों पर मुझे लगता था, और वो आई एम श्योर आपको भी लगता होगा, किसी भी जर्नलिस्ट को लगता है कि यार मैंने एक मुद्दा उठाया, मुद्दा मेरे लिए खाली स्टोरी हो जाता है और मैं अगले मुद्दे पे चला जाता हूँ, क्योंकि अगले दिन मेरा कोई अलग असाइनमेंट होता है। वो पीड़ा मुझे वहाँ रहती थी कि हमने कोई मुद्दा उठाया और फिर अब हम अगली स्टोरी की तरफ बढ़ गए, और हमारे पास टीवी का टाइम अलाउ नहीं करता, मेरा टाइम अलाउ नहीं करता कि मैं उस मुद्दे को कहीं चलूँ। राजनीति में ऐसा नहीं होता है। राजनीति, सरकार में जब आप किसी स्कूल को ठीक करना शुरू करते हो तो फिर आप या तो ठीक कर देते हो या आप गिव अप करते हो, तो हम ठीक करके माने। आपको लगता है आज जो आप जिन पत्रकार मित्रों के साथ एक ज़माने में घुमा करते थे, आपके साथ भी खूब तो ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे ऋषि, वो पत्रकार मित्र आज वैसे ही हैं, या दरअसल परिस्थितियाँ बदल गई हैं और पत्रकारिता का स्वरूप भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है? मित्र वैसे ही हैं, पर कुछ लोगों को पोलराइज्ड होते हुए देख के अच्छा नहीं लगता है। मैं अब राजनीति में हूँ और मेरा पत्रकारिता पे कोई सबक देना बहुत मुफीद नहीं होगा, पर फिर भी ये कहूँगा कि जैसे एक मंत्री के रूप में मुझे, मेरे सामने बीजेपी का वोटर आए, कांग्रेस का वोटर आए, आम आदमी पार्टी का वोटर आए, अगर उसको कुछ चाहिए सरकार से तो मुझे निष्पक्ष होकर उसकी सेवा करनी है। वैसे ही पत्रकार की भी अपनी चॉइस होंगी पॉलिटिक्स की, लेकिन जब वो एक पत्रकार के रूप में अपना काम करे तो चॉइसेस से ऊपर उठ के करे। पत्रकारिता को चॉइसेस से ऊपर उठना पड़ेगा, इंडिविजुअल चॉइसेस से ऊपर उठना पड़ेगा, मंत्री को भी उठना पड़ेगा। एक नेता के रूप में मेरी चॉइस हो सकती है, कोई बीजेपी पसंद करेगा, कोई कांग्रेस, मेरी पार्टी के लोग मुझे पसंद करेंगे, लेकिन एज ए मिनिस्टर आई कांट मतलब मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। वैसे एक पत्रकार को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। चलिए, आपकी नसीहत उम्मीद करता हूँ कि हमारे मैं नसीहत नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मित्र हैं, भाई लोग हैं, छोटे भाई लोग हैं, सब लोगों को सलाह दे सकता हूँ। थैंक यू मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। उसके साथ साथ शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, खास करके जो बेहतरीन काम आप कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।